Hello guys, this is Ashutosh again welcoming you all in this new lecture of mechanics। तो मैकेनिक्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसका हम एक और नया लेक्चर लेके आ गए हैं। तो अभी हम रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी आपकी जो फिजिक्स एकेडमी है, जो कोर्सेज आपके लिए लॉन्च किए गए हैं, तो इस कोर्सेज में आपका जो मैकेनिक्स का कोर्स है उसमें आज हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इससे पहले की चीजें हम जान चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क वगैरह सब कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही साथ इसमें रोलिंग मोशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो जिससे थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा पुराना, है ना। यहाँ कर लेते हैं नीचे थोड़ा। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ये आपके पास एक क्या रॉड है, ये अगर आपके पास एक रॉड है और ये सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पे हिंज किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, हिंज किया हुआ है। तो इसको हिंज को बोल दो एच, या फिक्स्ड बोल दो, है ना। यहाँ पे रॉड फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस है L/4, ये डिस्टेंस दी आपको L/4। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F। तो अगर ये फोर्स F लग रहा है ना, इस रॉड का मास m है और लेंथ L है, टोटल लेंथ L है। तो आपको क्या बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, चलो फटाक से। पॉज किया, सॉल्व कर लिया है, चलो मैं करता हूँ, चलो ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये रॉड मेरी यहाँ पे ऐसे फिक्स्ड है, इस पॉइंट पे फिक्स्ड है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, L/4। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास है ना। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के अबाउट ICOM होगा, है ना। उसकी वैल्यू क्या होती है, mL²/12। ठीक है, mL²/12 होती है। अच्छा, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे। तो IR की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ICOM प्लस m इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस विच इज L/4 होल स्क्वायर। ठीक है, ICOM 1/12 mL²। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 1/16 mL²। ठीक है, इसको निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 48 ले लो। ठीक है, 4 mL² प्लस 3 mL², 7/48 mL²। ये आ गया आपका, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है। ठीक है, और अपन को पता है I α इक्वल्स टू टॉर्क होता है। ठीक है, I α इक्वल्स टू टॉर्क होता है, एंड टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल्स टू R क्रॉस F, है ना, वेयर R इज द मोमेंट आर्म, है ना। मोमेंट आर्म, इस फोर्स के लिए मोमेंट आर्म कितना बनेगा, ये L/2, ये L/4, मतलब 3L/4। ठीक है, मोमेंट आर्म कितना बन गया आपका, 3L/4। अगर मोमेंट आर्म 3L/4 है तो ये दोनों इक्वेशन रिलेशन को इक्वेट कर देंगे। तो I तो मेरे पास है IR इंटू अल्फा इक्वल्स टू 3L/4 इंटू F। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3L/4 इंटू 1/IR। ठीक है, यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल दोगे, 3LF/4 इंटू 7/48, है ना, 7/48। उल्टा करके लिखना है, देखो IR डिनोमिनेटर में तो mL² नीचे। ठीक है, तो एक L से एक L कैंसिल कर दो पहले। ठीक है ना, एक L से एक L गायब कर दो। ठीक है, यहाँ केवल क्या बचा, L बचा। ठीक है, L बच गया है, और 48 से इसको क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, 48 को 4 से काटोगे तो 12 बचेगा। ठीक है, 36F/7 ml। ठीक है, यही आ रहा है अल्फा, है ना, 36F/7 ml। समझ में आया कैसे निकाला, सिंपल सा फॉर्मूला है ना।
अच्छा, ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है उसके बारे में कुछ चीज जानते हैं, है ना। जो सिंपल से फॉर्मूले के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में जान लो, क्या क्या खास बात है। टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है ना। अच्छा, जो टाउ मेरा होगा जिस भी एक्सिस के अबाउट मैंने टाउ निकाला है, टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन है ना। तो उसी एक्सिस के अबाउट मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस we want to calculating about the axis about which about the axis at which about which we want to calculate टॉर्क, ठीक है। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान के चलो मैं ऐसा एक बॉडी कंसीडर कर रहा हूँ, है ना। ये मेरे पास एक एक्सिस थी, अरे यार बहुत खराब बन रहा है चित्र, वेट करना 2 सेकेंड। ये मेरी एक बॉडी है ना। यहाँ पे मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये कंसीडर कर लिया। फोर्स मेरा यहाँ पे लग रहा है ना। तो मैं इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो आई अल्फा करने पे मुझे क्या मिलेगा, इसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क मिलेगा, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक्सिस के इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 4 है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे लगा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ये टोटली गलत जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन के बारे में खास बात थी जो कि ध्यान रखना पड़ेगी क्वेश्चंस के दौरान, है ना। जो मैं टूल्स की बात करता हूँ ये एक प्रकार के टूल्स ही हैं, तो ये सब चीजें अगर ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन क्या कर दोगे, गलत कराओगे, ठीक है। प्लीज ये सब चीजें नोट कर लेना, ध्यान से नोट कर लो ये चीज, है ना। दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। आई बात समझ में। चलो एक चीज और नोट कर लेना इसके साथ साथ कि ये जो फॉर्मूला होता है ये किसी भी एक्सिस के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर एनी एक्सिस। अगर एक केस की बात करूं तो ये वैलिड फॉर एनी एक्सिस, वैलिड फॉर इट इज वैलिड फॉर एनी एक्सिस, नॉट जस्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सारी एक्सिस के लिए वैलिड है। बस बात ये है, मान चलो मेरा केस में अगर ऐसा, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ आप ये ध्यान से सुनो। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट है मेरे पास, है ना। मान के चलो मेरे केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी, है ना, और इसी के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे लॉ जो लगाना है वो इस एक्सिस के अबाउट लगाना है। अगर इस एक्सिस के अबाउट में आई अल्फा वाला जो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा इस एक्सिस के अबाउट तो भी वैलिड होगा। मैं इस एक्सिस के अबाउट भी कर सकता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट भी कर सकता हूँ, रिगार्डलेस ऑफ किस इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। मेरे केस में इस ऐसे ऐसे बॉडी घूम रही है, यहाँ से घूम रहा है ये बॉडी, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस इमेजिनरी एक्सिस यहाँ मतलब सोच के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन जिसके लिए टाउ हो उसी के लिए भी आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कर सकता कि आई इसके लिए टाउ इसके लिए। समझ में आई बात, बात क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोनों टाउ और आई एक ही एक्सिस के लिए होना चाहिए, और एक्सिस कोई भी आप चूज कर सकते हो, उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, उस वही एक्सिस आपको चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो नया टॉपिक आज का वो देख लेते हैं, ठीक है। नया टॉपिक क्या है, एंगुलर मोमेंटम, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की तरफ चलते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी क्या हो जाएगी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। मान के चलो ये मेरा एक सर्कल, या एक सर्कल से बेटर है कि कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। कुछ और ले लो, कुछ और बॉडी आपने कंसीडर कर ली, कुछ ऐसा कंसीडर कर लो, है ना। ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
ये डॉटेड करके बनाओ ना तो टेढ़ी बनने लगती है ना। कुछ ऐसे कर देता हूँ मैं, इतने थोड़ी हाई कर लेता हूँ। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मेरी है ना। अच्छा ये मेरा पॉइंट है m1, ये पार्टिकल्स है ना बहुत सारे, m2 m3 ऐसे करते करते n पार्टिकल्स है ना। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आपको? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाने वाली है? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो जाने वाली है 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर, है ना। ऐसे हो जाएगी अप टू वॉट 1/2 mn vn स्क्वायर, है ना, ये होगी। अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 v1 को मैं क्या लिख सकता हूँ आर ओमेगा, r1 ओमेगा, है ना। ये r1 है, लेकिन देखो सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम ही होगी। अगर एक बॉडी रोटेट हो रही तो सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही होगी ना। सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी? सेम होगी, है ना। तो m1, तो इसको r1 ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, है ना, ये लिख सकता हूँ 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है, टू वॉट 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं लिख दूं, फिर उसके बाद अगर चेंजेस करूं मैं काइनेटिक एनर्जी सिस्टम, क्या आने वाला है? एम आर स्क्वायर को क्या जानते हो? एम आर स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा, क्योंकि देखो ये एक्सिस से लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, है ना, जिसको r1 बोल रहा हूँ और m1 इसका मास है, तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ। तो 1/2 i1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 i2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ऐसे करते 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 1/2 in ओमेगा n स्क्वायर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी कैन बी रिटन एज kinetic energy of rotating body, kinetic energy of rotation can be written as sigma of 1/2 in omega n squared, where n equals to 1 to या कुछ ही बोल दो यार, m बोल दो 1 to m, ठीक है, m तक वेरी करेगा, है ना, जितने भी पार्टिकल्स होंगे n पार्टिकल्स, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गई बात? अच्छा ये देखो, ये जो मेरा ये वाली टर्म थी यहाँ पे, इसको और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। एक टर्म मेरी ये भी थी, देखो, तो मैंने आपको यहाँ i1 i2 i3 in लिखा है ना। बेसिकली इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म थी, है ना। अच्छा ये देखो ओमेगा एन मैं यहाँ पे अलग अलग ले रहा हूँ, है ना। मैं आपको अलग अलग लेके बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आया कि ओमेगा तो दोनों सबके लिए सेम ही होगा ना। ओमेगा सबके लिए सेम होगा, तो इसको क्या कर लो, ओमेगा क्या कर लो, कॉमन निकाल सकते हो बाहर, है ना। 1/2 ओमेगा कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, क्योंकि देखो एक बॉडी जब भी रोटेट करती तो ओमेगा हर पॉइंट के लिए क्या होता है? सेम होता है ना। अंदर क्या बच जाएगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, है ना, अप टू वॉट mn rn स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो? फाइनली आप क्या लिख सकते हो एट द एंड? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाने वाला है? 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। वेयर i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, जो रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते, है ना। सिमिलरली, है ना, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मिलेगी। अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, अगर दूसरी एक्सिस लेना हो तो ले सकते हो, लेकिन रोटेशन तो इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो ये एक्सिस ही लेनी पड़ेगी, है ना। इस केस में चीजें उल्टी है ना, वो वाला केस नहीं है, पिछला वाला केस थोड़ा अलग था, ठीक है। अच्छा अगर वर्क डन का मैं बोलूं, वर्क डन का सिमिलर फॉर्मूला निकालने की कोशिश करो, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगा? टाउ इंटू डी थीटा। अगर टॉर्क
टॉर्क लग रहा है कुछ और डी थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन करने पे क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। ठीक है, साथ ही साथ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही सीन हो रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो, किस प्रकार से लिख सकते हो चीज, तो दैट वर्क इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, है ना, ऑल द टॉर्क्स, है ना, ये नेट टॉर्क है ना, नेट टॉर्क की बात कर रहा हूँ, तो उसके द्वारा जो भी वर्क डन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 आई वन ओमेगा वन स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2, सॉरी आई तो कॉमन निकल जाएगा क्योंकि एक के लिए कॉमन ही होगा, है ना, आई तो मेरा कॉमन ही होगा एक एक्सेस के लिए। ठीक है, 1/2 आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होगी। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये दोनों तीनों चीजें नोट कर लीजिए प्लीज, ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, है ना, ये भी नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो कि है एंगुलर मोमेंटम। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये बात तो पता ही होगी सबको, है ना, नहीं पता तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, देखो जैसे कि सारी सारी चीज एनालॉगस चल रही है ना, एनालॉगस किस प्रकार से चल रही है, मैंने क्या बताया, मास के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फोर्स के लिए क्या होता है, टॉर्क होता है, वैसे एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या होता है, लीनियर मोमेंटम के लिए क्या होता है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय एल, एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट कर सकते हैं हम, एल से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं आर क्रॉस, पी को क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू वी, ठीक है, एम इंटू वी लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ, एम को बाहर निकाल के आर क्रॉस वी, अगर ये लिख दिया मैंने तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू आर, है ना, वी साइन थीटा, है ना, एम आर वी साइन थीटा। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन हो जाएगी इसकी वो क्या हो जाएगी, एन कैप लिख लो, है ना, अभी एन कैप लिख लो। तो डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं ना, ये मेरा पॉइंट है ना, ये मेरी एक बॉल थी मान के चलो, क्या है मेरे पास एक बॉल, ठीक है, बॉल की स्पीड है v इस डायरेक्शन में, मोमेंटम भी होगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या है मेरा मोमेंटम आर कैप, ठीक है, आर कैप की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, आर वेक्टर बोलना चाहिए, ये मेरा क्या है आर वेक्टर ना, ये पॉइंट ओ है। तो मैं अगर बोलूं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालने बोलूंगा इस बॉल का, तो क्या निकालोगे, या तो आप मेरे को बताओगे एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉल, है ना, ठीक है, वी इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, आर इज द मोमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वी कैप एंड आर कैप। ठीक है, अच्छा वी कैप की डायरेक्शन ये है, आर कैप की डायरेक्शन ये है, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, समझ में आई बात, थीटा मेरा ये हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखना चाहिए मुझे, ये थीटा मेरा ये हो जाएगा, है ना, अगर ये थीटा हो जाएगा तो आर कैप की डायरेक्शन, एल कैप की डायरेक्शन किधर होगी, क्या होगी, आर क्रॉस वी करो, आर क्रॉस वी करो, आर क्रॉस वी की डायरेक्शन क्या हो रही है, डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड, तो एल कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। समझ में आई बात। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और ध्यान दो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक चीज और ध्यान देने वाली है, ये तो मेरा आर वेक्टर था, ठीक है, ये मेरा आर वेक्टर था, है ना, ऐसे वेक्टर बना लो, ठीक है, ये मेरा आर कैप था, ये मेरा वी कैप था, ठीक है। अच्छा अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को, है ना, वेलोसिटी वेक्टर को मैं ऐसे लिख दूं, ये क्या हो जाएगा मेरा,
अच्छा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी मेरा थीटा ही बनाएगा, है ना, ये एंगल भी थीटा बनाएगा, ये मेरा आर है, तो ये क्या हो जाने वाला है मेरा, ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना। अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूं वी में, तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, एम बी आर साइन थीटा, ठीक है, एम बी आर साइन थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं अगर आर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं, है ना, मतलब या तो मैं एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वी, है ना। या तो मैं एंगुलर मोमेंटम निकालने क्या कर सकता हूँ, एम आर वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकता हूँ अबाउट, है ना। कैसे निकालूंगा वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वी का साइन थीटा कंपोनेंट ये बनेगा, है ना, वी के दो कंपोनेंट बनेंगे ना, अगर मैं आर कंपोनेंट डिवीजन ना करूं, अगर ये सारी बातें अगर तुमको भुला दूं, ये सारी बातें तुम याद मत रखो, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वी के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये बनेगा मेरा वी साइन थीटा और ये बनेगा वी कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, ये यही होगा ना डिवीजन। तो वी साइन थीटा का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दूं आर में, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, तो क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, सेम चीज मिल जाएगी एम वी आर साइन थीटा, है ना। इसका मतलब क्या है, ये दो फॉर्मूले भी वैलिड है ना। और इजी सबसे चीज इजी पता है यही रहता है निकालना, है ना, सबसे इजी तरीके से यही रहता है निकालना। क्या करो, एम बी का मल्टीप्लीकेशन किस में कर दो, आर परपेंडिकुलर में, एम बी का मल्टीप्लीकेशन किस में कर दो, आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है, मान के चलो ये बॉल मेरी जा रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सिस से आर, ये है ना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और अगर वी का अगर आर आर आपके पास एम आर निकालो या वी का परपेंडिकुलर आप कंपोनेंट यहाँ पे रख दो, ये अगर मेरा आर कैप है तो वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, मेरी इस डायरेक्शन में देगा मुझे, ठीक है, ये वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा अगर वी मेरा इधर है, ठीक है। समझ में आई बात, सिंपल सा फॉर्मूला है एम वी आर साइन थीटा, डायरेक्शन आपको पता है कि आउट ऑफ द प्लेन आती है ना नॉर्मली। समझ में आई बात, चलो थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, एक टॉपिक और लिखो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फॉर प्योरली रोटेटिंग बॉडी, बॉडी, ठीक है। इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है, देखो मान के चलो ये मेरे पास एक बॉडी थी, है ना, प्योरली रोटेटिंग बॉडी थी, ठीक है, ये प्योरली रोटेटिंग बॉडी है मेरे पास, ठीक है। इसमें पॉइंट एम वन है, ये एम टू है, सिमिलरली, है ना, एम एन तक ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। तो इनका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाल सकता हूँ, है ना, एम आर एम वी आर, है ना, ठीक है। अगर इस इन सब की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, देखो ऑब्वियसली ऐसे है ओमेगा, है ना, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, तो बॉडीज ऐसे मूव करेंगे, इसकी वी वन है, इधर इसकी वी एन है, इधर इसकी वी टू है, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर, ये सारे ऐसे एक्सिस से डिस्टेंस से क्या है, परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है डायग्राम, है ना। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम वी इंटू आर, ठीक है, एम वी वन आर वन प्लस एम वन वी वन आर वन, है ना, एम टू वी टू आर टू अप टू वॉट एम एन वी एन आर एन, ये लिख दिया मैंने। अच्छा वी वन को क्या लिख सकता हूँ, आर ओमेगा लिख सकता हूँ, है ना, आर वन ओमेगा लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ओमेगा क्या है मेरा कांस्टेंट है, सारे सारे पार्टिकल्स के लिए ओमेगा तो मेरा कांस्टेंट ही रहने वाला है ना, तो इसको आर टू ओमेगा, इसको इसको क्या लिख सकता हूँ, एम एन आर एन ओमेगा इंटू आर एन, ठीक है। तो ओमेगा कांस्टेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एम वन आर वन स्क्वायर्ड, एम टू आर टू स्क्वायर्ड अप टू वॉट एम एन आर एन स्क्वायर्ड, है ना। और ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई लिख दूं, इसको ओमेगा लिख दूं, तो एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ओमेगा, है ना, आई ओमेगा लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा ये जो चीज है मेरी किसके लिए वैलिड है, केवल केवल सिमेट्रिक केसेस के लिए वैलिड है ना, प्योरली रोटेटिंग बॉडी एंड सिमेट्रिक केसेस के लिए ही वैलिड है ना। इज लिख लो, इट इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिक केसेस,
केसेस। ठीक है, आई बात समझ में? सिमेट्रिक केसेस की वैलिड है। अच्छा, एल की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? ओमेगा की डायरेक्शन। ओमेगा मतलब मेरी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर रहती है ना। एक केस की और बात करते हैं अपन, एक केस की और बात करते हैं। ये मान के चलो मेरे पास एक पॉइंट था ओ, है ना। यहाँ मेरे पास एक क्या है, व्हील है। क्या है मेरे पास? व्हील। यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे, समझ लो व्हील है यहाँ पे। क्या है मेरे पास? व्हील। ठीक है, ये क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है ना। क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, मतलब रोल कर रहा है। ये व्हील क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है आर, है ना। इसकी डिस्टेंस है आर, और ये है इसका वी। वी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। ठीक है ना। अच्छा, ओमेगा इधर की तरफ है ना, ऐसे व्हील रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा है ना। अच्छा, अगर मैं पूछूं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हील अबाउट ओ, ओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं एल अबाउट ओ निकालने बोलूं, अगर मैं आपसे एल अबाउट ओ निकालने बोलूं तो कैसे निकाल दोगे? क्या लिखोगे आप इसकी जगह पे? आप लिखोगे, एक तो मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एक तो आई ओमेगा हो जाएगा। आई ओमेगा, आई ओमेगा क्यों होगा? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक तो इसके रोटेशन के कारण हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया क्यों होता है। एंगुलर प्योरली रोटेटिंग बॉडी में जो होता है ना, प्लस एक एंगुलर मोमेंटम किसके कारण होगा? ये एक खुद एक मास है ना, और मूव कर रहा है, इसके पास एक लीनियर मोमेंटम भी, तो उसके कारण भी होगा। तो एक मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम आर क्रॉस वी, है ना, ये हो जाने वाला है। तो एंगुलर मोमेंटम दो प्रकार के होंगे इसके पास, एक तो लीनियर मोशन के कारण होगा, एक प्योरली रोटेशन के कारण होगा। ठीक है, दो एंगुलर मोमेंटम इसके पास हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो आई मैंने इस केस में लिखा है, ये क्या है? सेंटर ऑफ मास के लिए है। आई सेंटर ऑफ मास के लिए, क्यों? क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? हिंज के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अबाउट स्पिन कर रही है ना। रोटेशन कर रही है मतलब स्पिन कर रही है, जो व्हील चल रहा है। तो ये आई सी ओ एम होगा, है ना। समझ में आई बात? रिलेशन समझ में आ गया? ये सारे मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखवाते जा रहा हूँ आपको, है ना। अब एक चीज पे आ जाओ, अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। लॉ ऑफ एंगल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क is acting on the body, acting on the system, body a system, then total angular momentum of the system remains constant. कांस्टेंट का मतलब क्या है? क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड? नहीं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होगी, है ना। अच्छा, अगर मान के चलो मेरे पास एक बॉडी है ना, ऑब्वियसली एक बॉडी है, ऐसा कुछ है ना, रोटेट कर रही है ना, डिस्क रोटेट कर रही है, डिस्क रोटेट कर रही है। अगर इस डर ऐसा कुछ रोटेट कर रही है, एंगुलर मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो अगर मेरे को इसको रोकना है, ये रोक अपोजिंग अपोजिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा। अगर इसको रोकना है तो किस डायरेक्शन में लगेगा अपोजिंग टॉर्क? इस डायरेक्शन में। टॉर्क जो लगेगा मेरा इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, है ना। अपोजिंग टॉर्क मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में लगना चाहिए। अगर मेरे को और इसकी स्पीड बढ़ानी है और एंगुलर मोमेंटम बढ़ाना है, तो आगे की तरफ टॉर्क लगना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है ये तो, आपको पता ही है, जैसे लीनियर मोमेंटम में करते थे अपन चीजों को। लेकिन मैथमेटिकली थोड़ा एक बार डिराइव कर देते हैं ये सारी चीज को। मैथमेटिकली किस प्रकार से देख सकते हैं वो देख लेते हैं। मैथमेटिकली
डी डी एल बाय डी टी इक्वल्स टू टाउ, है ना, टाउ इक्वल्स टू डी एल बाय डी टी। समझ में आई बात? टाउ इक्वल्स टू डी एल बाय डी टी। अच्छे से लिख देते हैं यार, बढ़िया। डी बाई डी टी ऑफ एल, है ना। अच्छा, समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है, इफ टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, ये टाउ नेट है ना, टाउ नेट है, टाउ एक्सटर्नल टाउ नेट वही सेम चीज है ना। अच्छा, ये अगर 0 हो जाएगा तो एल क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल इनिशियल, है ना, इक्वल्स टू एल फाइनल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात? अच्छा, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे मेन क्वेश्चंस वो कहाँ से बनेंगे, इसी से बनेंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो इसमें, कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाले हैं इसमें? ये मेरे पास अर्थ है ना, अर्थ बोल देंगे। अगर अर्थ की वेलोसिटी मेरे पास कुछ आपको दे दी है, एंगुलर वेलोसिटी कुछ भी दे देंगे, एंगुलर वेलोसिटी दे देंगे, है ना, मास दे देंगे। अगर बोल देंगे अर्थ का मास मैं 4 गुना कर दूं, 4 टाइम्स कर दूंगा अर्थ का मास, अगर 4m कर दूं, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे सडनली चेंज करेंगे? तो क्या करोगे आप, एंगुलर मोमेंटम चेंज, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल लगा दोगे, है ना। इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल तो मैंने टॉर्क कुछ लगाया नहीं है, केवल उसका मास सडनली बढ़ गया है ना। तो अगर 4m पहले था, सॉरी m था पहले, है ना, m था पहले, तो अब कितना हो गया, 4m हो गया। तो उस टाइम पे ओमेगा 1 था, उस इस टाइम पे ओमेगा 2 की वेलोसिटी, है ना। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे, है ना, 4m के हिसाब से, और m के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अच्छा 2/5 एम आर स्क्वायर होता है ना अर्थ का मोमेंट, है ना, अर्थ का। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछते हैं कि जो 4m है, मैंने 4 गुना किया अर्थ का जो मास, तो कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट करते हुए किया है कि अ, मैंने जो मास रखा है वो मैं उसके साथ साथ मेरा रेडियस बढ़ा। अगर रेडियस बढ़ा है तो बात अलग है, अगर रेडियस कांस्टेंट है तो इसको इसकी जगह केवल 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे और कुछ नहीं करना है। इसको 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, है ना, क्योंकि मास 4 टाइम्स हो गया, है ना, रेडियस कांस्टेंट है ना। ओमेगा 1, ओमेगा इनिशियल थी, सॉरी ओमेगा इनिशियल ये नहीं था, ओमेगा इनिशियल ये था, है ना। ओमेगा फाइनल कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा फाइनल, है ना। तो आप इससे निकाल लोगे तो ओमेगा 1 ओमेगा इनिशियल अपॉन ओमेगा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, है ना। ये आपका हो जाएगा, तो बता दोगे कि 4 टाइम्स है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी मेरी, 4 टाइम्स थी। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, है ना। ठीक है, तो इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना, है ना। ये सारे फॉर्मूले याद रखना कि टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना, और एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू टाउ, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना प्लीज, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, अगर एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन का प्रूफ चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है ना, डी एल बाई डी टी निकाल लो, डी एल बाई डी टी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आई इंटू डी ओमेगा डी टी, है ना, क्योंकि आई तो क्या है मेरा कांस्टेंट है ना, आई आई में कोई टाइम डेरिवेटिव नहीं है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ओमेगा डी टी क्या होता है, अल्फा, डी एल बाई डी टी क्या, टाउ लिख दो, है ना। आई अल्फा क्या होता है, टाउ होता है ना, ऐसे लिख दो, आई अल्फा क्या होता है, टाउ। तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई, डी एल बाई डी टी। समझ में आएगी बात पूरी? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं प्योर रोलिंग के बारे में। प्योर रोलिंग से पहले समझ लेते हैं रोलिंग क्या चीज होती है ना, रोलिंग मोशन के बारे में जान लेते हैं। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन क्या चीज होती है? रोलिंग मोशन का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था पहले कुछ दिनों पहले, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों मोशन जब साथ में होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, प्लेनर मोशन। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन। जो प्लेनर मोशन बनता है उसकी खास बात समझते हैं। देखो, ये चीज मैं शायद पहले भी बता चुका था उस दिन। ये मान के चलो मेरे पास एक व्हील था, है ना,
इस पे पॉइंट है कुछ भी, ये मेरा एक पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का, है ना, एक मेरा पॉइंट है, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया कुछ, है ना, कुछ आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आगे बढ़ा के रख दिया, है ना, ट्रांसलेशन मोशन कराया, उसको आगे बढ़ा के यहाँ पे रख दिया, है ना, ट्रांसलेशन मोशन कराने के बाद ये अभी पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है ना, ये मेरा पॉइंट ओ है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ट्रांसलेशन मोशन हुआ, है ना, ट्रांसलेशन मोशन हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया मैंने, इसके साथ क्या किया, रोटेशनल मोशन भी कर दिया, क्या कर दिया, रोटेशनल मोशन कर दिया। तो अब मेरा पॉइंट जो बी है वो यहाँ आ गया, तो पॉइंट ए यहाँ आ गया, ठीक है, पॉइंट ओ ये है ना। अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट, इस व्हील के अंदर, इस व्हील के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलूं, तो क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, हाँ, इजीली तो नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट अब कुछ इस प्रकार से हो गया, यहाँ था पहले पॉइंट बी, अब यहाँ पहुंच गया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो क्या लिखोगे, पहले तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि कितना ट्रांसलेशन मोशन के डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट लिखने बोलूं तो अगर आप नॉर्मली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो आपको लिखने में काफी दिक्कत जाने वाली है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर पॉइंट पी मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, है ना, बी की जगह मैं कर लूँ पॉइंट पी कंसीडर कर लूँ कि पॉइंट पी यहाँ आ गया, पॉइंट पी यहाँ था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी पूछता हूँ ना, बी तो क्या ऊपर वाला पॉइंट हो गया, जनरल पॉइंट ले लेता हूँ एक मिनट, है ना, पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस केस में तो अभी भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ घूम के आ गया, है ना, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये लिख सकता हूँ। मतलब कि सेंटर ऑफ मास उठ के यहाँ से यहाँ तक आ गया है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का हुआ, इतना ही पी का हुआ है, तो ये वाली टर्म आ गई, है ना। फिर पी का और कितना घूमा है, थोड़ा सा और घूम गया यहाँ से यहाँ तक, तो वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना घूमा है वो ये वाली टर्म बताएगी, है ना। तो अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रखना चाहूँ पी का, तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, नीचे मतलब भी लिख लेता हूँ, इसका मतलब है ना, ये क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सेंटर ऑफ मास टू विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, sorry, displacement of center of mass with respect to ground। आई बात समझ में, इस प्रकार से मैं चीज को लिख सकता हूँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, है ना। रोलिंग मोशन में इसी प्रकार से लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को मैं किस प्रकार से लिखूंगा, वेलोसिटी को किस प्रकार से लिखूंगा, देखो अकेले मेरे लिए रोटेशनल मोशन को पढ़ना आसान है, रोटेशनल मोशन को अकेले पढ़ना आसान है ना, रोटेशनल मोशन को मेरे लिए अकेले पढ़ना आसान है, ट्रांसलेशन मोशन को अकेले पढ़ना आसान है, लेकिन दोनों मोशन जब एक साथ होंगे तो मैं एक साथ पढ़ने के लिए मुझे दिक्कतें आएंगी, है ना। इसलिए मैं जो भी मेरे प्लेनर मोशन होता है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, है ना, प्लेनर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो ट्रांसलेशन क्या हुआ, एक तो रोटेशनल क्या हुआ, है ना, दोनों से मिलकर ही बनता है प्लेनर मोशन। इतनी बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है ना। इसलिए कन्वेंशन है जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना, चीजों को समझ सकते हैं। सिमिलरली इसी केस में यार एक चीज और लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू, अगर ग्राउंड मुझे देखनी है तो क्या देखूंगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों को देख लूंगा तो भी मेरा काम बन जाने वाला है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होने वाली है मेरी, वेलोसिटी ऑफ
ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये v होने वाली है ना, जिस ऑब्जेक्ट से v आगे बढ़ रहा है ना, इसको अगर मैं vc बोल दूं, vc बोल दूं है ना, तो क्या बोलूंगा vc क्या हो जाएगी मेरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं इसको vc बोल रहा हूँ और ये मेरी क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसका रेडियस r है, तो मेरी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर ओमेगा बन जाएगी है ना, आर ओमेगा बन जाएगी। अगर इस ऐसे केस की बात करूं तो मैं क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी आर ओमेगा, ठीक है आर ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ आर ओमेगा का मतलब ये है कि डायरेक्शन नहीं, आप डायरेक्शन कुछ अलग होगी है ना, समझ में आई बात, आर क्रॉस ओमेगा लिखना चाहिए है ना, ठीक है ओमेगा आर लिख लो पहले अभी तो है ना, ओमेगा आर लिख लो है ना, उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लो तो ज्यादा बेटर है ना, वेक्टर को अभी ध्यान में नहीं रखते हैं ना। और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वीसी है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये आ जाएगी, आई बात समझ में, ठीक है ये लिख सकते हो। अच्छा अगर वेक्टोरिकली देखोगे तो चीजें किस प्रकार से चेंज होने वाली हैं, वेक्टोरिकली देखोगे तो चीजें इस प्रकार से चेंज होने वाली है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखो, ये मेरा पॉइंट है ना, ये मेरे 3 सर्कल्स हैं ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। अच्छा इस पॉइंट पे मेरी सेंटर ऑफ मास के कारण एंगुलर वेलोसिटी अगर ऐसे घूम रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है इस प्रकार से घूम रहा है, तीनों ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रोटेशन मोशन कर रहे हैं, तो मेरे इस पॉइंट पे आर ओमेगा किधर होगा, इधर होगा, कोई भी दिक्कत तो नहीं, आर मेरा बाहर की तरफ, ओमेगा मेरा ऐसे की तरफ इधर की तरफ ऊपर की तरफ है ना, आर ओमेगा की डायरेक्शन क्या है राइट वर्ड्स पॉइंट करेगी है ना। अच्छा इस पॉइंट पे आर ओमेगा की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, इस पॉइंट पे आर ओमेगा की डायरेक्शन इधर है ना। अच्छा तीनों पॉइंट पे वी की डायरेक्शन किधर होगी, वी की डायरेक्शन देखते हैं, इस पॉइंट के लिए वी की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, पीसी की डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगी आगे की तरफ, इस पॉइंट बीसी की डायरेक्शन आगे की तरफ, इस पॉइंट में बीसी की डायरेक्शन आगे की तरफ। अच्छा वेक्टोरिकली जब आप ऐड करोगे, वेक्टोरिकली वेक्टोरिकली जब तीनों तीनों केसेस को ऐड करोगे तो अगर ये पॉइंट बी बोल दूं, ये पॉइंट ए बोल दूं, ये पॉइंट सी बोल दूं, तो पॉइंट ए की जो वेलोसिटी होगी वो देखो क्या होगी, वीसी इधर की तरफ आर ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, तो सबसे कम होगी है ना। अच्छा इस केस में नेट वेलोसिटी किधर की तरफ बनेगी, सी के केस में क्या बनेगी ऊपर की तरफ, ये वीसी आगे की तरफ, इस केस में जो नेट वेलोसिटी बनेगी वो इधर की तरफ कुछ आगे की तरफ बननी चाहिए है ना वीसी, उससे भी ज्यादा वेलोसिटी किस केस में होगी सबसे ऊपर वाले पॉइंट की होगी, क्योंकि आर ओमेगा की आगे की तरफ वीसी भी आगे की तरफ दोनों वेक्टोरिकली ऐड होंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, तो ये मेरा क्या होगा ऑर्डर होगा वेलोसिटी का, मतलब सबसे ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, सबसे नीचे वाले की सबसे कम, और बीच की पॉइंट्स की मतलब कि इनके बीच में है ना, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा फिर कम होते 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 सबसे कम वेलोसिटी इस पॉइंट पे है ना। अच्छा ये चीज समझ में आई। अगर मैं बात करूं एक्सेलेरेशन की, सिमिलर एक्सेलेरेशन भी लिख सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। acceleration of point p with respect to ground can be written as acceleration of point p with respect to center of mass plus acceleration of center of mass with respect to ground है ना। अच्छा acceleration of point p with respect to center of mass में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कौन कौन सा एक्सेलेरेशन होता है, एंगुलर सॉरी सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक तो होता है अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है ना उसका स्क्वायर प्लस एक ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन उसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या एक्सेलेरेशन होगा, ग्राउंड के सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलेरेशन होगा उसको एसीयूएम बोल सकते हैं, ठीक है उसको लिख सकते हैं एसीयूएम है ना, समझ में आई। तो ये फाइनल आपका इन दोनों को प्लस करने में बन जाएगा। अच्छा आ गई बात समझ में, ठीक है इतनी कहानी है अभी तक रोलिंग को समझने में है ना। रोलिंग अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई ना तो रोलिंग अभी आधी रोलिंग आपको समझ में आ गई है, मतलब बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई हैं। मोमेंटम इन अ प्योर रोलिंग कैन बी रिटन एज मोमेंटम इन अ रोलिंग मोशन कैन बी रिटन एज momentum in a rolling motion can be written as
पी नेट इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बात आ गई समझ। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिख सकता हूँ? एंगुलर मोमेंटम अभी मैंने बताया, एंगुलर मोमेंटम कैसे सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ रोलिंग के केस में, है ना। एंगुलर मोमेंटम दो होंगे, है ना, एक तो आर क्रॉस पी, एक तो आर क्रॉस पी नेट होंगे, है ना, एक होगा आई ओमेगा, है ना, आई ओमेगा, आई ओमेगा। दो एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ, ये आई सी एम लिख दो इसको। आ गई बात समझ में? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग क्या हो जाने वाली है? दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, एक 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आई सी एम, इसको आई जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना, आई ओमेगा स्क्वायर, एक होगी 1/2 एम वी स्क्वायर, है ना, ये क्या है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के कारण जो भी काइनेटिक एनर्जी बन रही है ना। एक तो खुद के घूमने के कारण, व्हील के घूमने के कारण जो वेलोसिटी बन, एंगुलर मोमेंटम जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है रोटेशनल मोशन के कारण, एक ट्रांसलेशन के कारण हो रही है ना। सेम चीज है, एक रोटेशनल वाली टर्म, एक ट्रांसलेशन वाली टर्म, है ना। इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें रोटेशनल का काम ही नहीं होता लीनियर मोमेंटम में, केवल ट्रांसलेशन का काम होता है ना। तो ये सारी चीजें भी लिख सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं प्योर रोलिंग की, कि प्योर रोलिंग क्या भला होती है। व्हाट इज प्योर रोलिंग? व्हाट इज प्योर रोलिंग? प्योर रोलिंग क्या होती है? प्योर रोलिंग के केस में मेरा जो डाउन पॉइंट होता है, मतलब जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है, वो क्या होता है? रेस्ट पर होता है। ठीक है, समझ में आई बात? बताता हूँ 2 सेकेंड। व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट between ground and wheel is at rest with respect to ground during the rolling, then the rolling is said to be pure rolling। समझ में आई बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर मेरे पास ये व्हील है ना, मेरे पास व्हील है, ठीक है, ये मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये व्हील है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव ना करे, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव ना करे, तो उस केस की जो रोलिंग होगी उसको मैं क्या बोलूंगा? प्योर रोलिंग बोलूंगा, है ना। अगर इसको मैं पॉइंट पी बोल दूं, व्हेन vp इक्वल्स टू 0, vp इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देन इट इज सेड टू बी प्योर रोलिंग कंडीशन, है ना, प्योर रोलिंग की कंडीशन कहलाती है। अच्छा, अब प्योर रोलिंग कंडीशन क्या होंगी? इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी आगे की तरफ vcom, ठीक है। अच्छा, और ये वाली एक तो क्या होगा? रेडियस, है ना, ओमेगा घूम रहा है ना, ऐसे कुछ घूम रहा है, ठीक है। तो एक तो आर ओमेगा पीछे की तरफ, दो वेलोसिटी होंगी, है ना। तो इसके पास दो वेलोसिटी हैं, वी सी ओ एम आगे की तरफ माइनस आर ओमेगा पीछे की तरफ, ठीक है, आर क्रॉस ओमेगा, है ना, पीछे की तरफ, ठीक है। दो वेलोसिटी होंगी, अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इन दो वेलोसिटी से बना के बनेगी, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, इसलिए नेगेटिव साइन ले लिया। इसकी वैल्यू 0 हो गई, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू आर ओमेगा अगर हो गया, ये कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो गई, नोट कर लो ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो गई, तो जो ऑब्जेक्ट क्या होगा वो प्योर रोलिंग में होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली है, अगर ये तो ग्राउंड यहाँ पे रेस्ट था, अगर मेरा ग्राउंड खुद मूव कर रहा होगा, है ना, अगर कोई प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म है यहाँ पे,
वो भी खुद मूव कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब ग्राउंड ये है ना, ग्राउंड ये है, प्लेटफॉर्म को खुद मूव कर रहा है कुछ v वेलोसिटी से, है ना, तो मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं चाहिए, अब मुझे प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जीरो चाहिए। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आई बात? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जो जिससे भी कांटेक्ट में है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर एक बार बता देता हूँ अच्छे से, है ना, यहाँ बना के बता देता हूँ। ये मेरा है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, है ना। यहाँ पे मानो ये प्लेटफॉर्म है मेरा, प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पॉइंट एक कंसीडर करो Z, है ना। तो जब मेरी पॉइंट वेलोसिटी पॉइंट P की वेलोसिटी Z के बराबर हो जाएगी, है ना। इस केस में तो ग्राउंड रेस्ट पे था, ग्राउंड रेस्ट पे था, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया था, VP की वेलोसिटी क्या, जीरो ले लिया था। अगर यहाँ पे पॉइंट Z है जो कि रेस्ट पर नहीं है, ये मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी की अगर बराबर हो जाए, इसको क्या ले लेता हूं मैं, VZ को क्या कंसीडर कर लेता हूँ, V0 कंसीडर कर लेता हूँ, है ना। अच्छा, V0 कंसीडर कर लिया, तो अगर VP की वैल्यू मेरी V0 के बराबर हो जाए, ये पॉइंट V0 से आगे बढ़ रहा है ना, ये पॉइंट B अगर ये ऐसा है, ये इसके रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट रेस्ट पे कब रहेगा, जब इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाए, मतलब कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी ना हो। सिंपल सी बात है, तो VP की वैल्यू भी किसके बराबर होनी चाहिए, V0 के बराबर होनी चाहिए, तब क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग हो जाएगी। V0 मतलब इस केस में क्या होना चाहिए, मेरी VCOM जो कि इसके पास आगे की तरफ है, VCOM, है ना, माइनस R ओमेगा, VCOM माइनस R ओमेगा, इनकी वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, VZ के बराबर, मतलब V0 के बराबर। तो इस केस में क्या लिख सकता हूँ, VCOM माइनस R ओमेगा इक्वल्स टू, शुड बी इक्वल्स टू V0। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? केस बात यह है कि ये जो मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये जो मेरा लोअर मोस्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो जिससे भी कांटेक्ट में है उसके रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए, रिलेटिवली रेस्ट पर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो मेरे प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, प्योर रोलिंग में चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, मतलब कि क्या क्या चीजें होती हैं प्योर रोलिंग में, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें मैं अगले अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। और ये सारा चीज खत्म होते ही, मतलब प्योर रोलिंग पूरी खत्म होते ही आपकी जो ये वाली यूनिट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कठिन जो यूनिट थी, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो फिलहाल इस लेक्चर के अंदर इतना ही, है ना। वीडियो एंड करते हैं। गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए। दिस इज आशुतोष साइनिंग आउट। गुड बाय।